नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर इस चैनल पर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय है भ्रष्टाचार, अनाचार और सामाजिक नैतिक पतन। अर्थात क्यों हो रहा है भ्रष्टाचार, क्यों सामाजिक नैतिक पतन क्यों हुआ, इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है, इसके पीछे मूल वजह क्या है। इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए और इस विषय पर चिंतन मनन और विश्लेषण लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर उपस्थित हूँ। तो रियल नॉलेज चैनल का उद्देश्य और मिशन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने पूर्व की कई चर्चाओं में बताया है कि रियल नॉलेज का उद्देश्य और मिशन समाज को नैतिक रूप से पतित होने से बचाना है और समाज के नैतिक उत्थान में सहयोग करना है। तो इस मिशन को ध्यान में रखते हुए हम अन्य दिनों की भांति, पूर्व की भांति आज पुनः इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो भ्रष्टाचार और अनाचार, सामाजिक नैतिक पतन के पीछे मूलतः दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण साइकोलॉजिकल है, दूसरा सामाजिक है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल कारणों पर विचार करेंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भ्रष्टाचार का जड़ है हमारा लोभ, लालच और तृष्णा। अनाचार का जड़ है लोभ, लालच और तृष्णा। और अपराध का भी जड़ है लोभ, लालच और तृष्णा। लोभ, लालच और तृष्णा के पीछे कारण होता है हमारा डर, यानी भविष्य के परिस्थितियों, कठिनाइयों को लेकर के हम अधिकांश लोग भयभीत रहते हैं, आक्रांत रहते हैं। अनिश्चित रूप से संभावित भविष्य के खतरों, परेशानी, कठिनाइयों से हम आक्रांत रहते हैं, भयभीत रहते हैं। और यह भय के कारण ही लालच और तृष्णा पैदा होता है। और यह लालच और तृष्णा से ही भ्रष्टाचार जन्म लेती है, अनाचार जन्म लेता है और समाज में अपराधों का बढ़ोतरी होती है और समाज के व्यक्तियों का अपराधीकरण होता है। तो अपराधीकरण क्यों हो रहा है, इसके पीछे बुनियादी वजह है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भय यानी भविष्य के अनिश्चित रूप से संभावित खतरों, परेशानियों, कठिनाइयों का भय। हम भविष्य को लेकर के अनवरत चिंतित रहते हैं, भयकांत रहते हैं और उसी भय के निपटाने के लिए, निदान के लिए हमें लालच और तृष्णा पैदा होती है। और लालच और तृष्णा के कारण भ्रष्टाचार जन्म लेता है, अनैतिकता जन्म लेती है, हम सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से पतित होते हैं और समाज में अपराध का बढ़ावा मिलता है। अपराधों में आपराधिक कृत्यों में बढ़ोतरी होती है। आज दिनों दिन, दिन दुना रात चौगुना आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आप हमेशा इसमें बहुत सारा वजह हमारी पश्चिमी संस्कृति भी है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भ्रष्टाचार हमारे भीतर निहित भविष्य के भय के कारण उत्पन्न होता है। और यह भय हमारे भीतर, हमारे अंदर बनाए गए एक बिलीफ, एक मान्यता के कारण है, जो हमारे भीतर, हमारे मन में घर कर गई है, जो हमारे शिक्षा, सोसाइटी और हमारे पारिवारिक परिवेश से प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यताएं, ऐसे बिलीफ, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा विश्वास या मत जो हमें भयक्रांत कर दिया है, भविष्य को लेकर के हम भयभीत हैं, चिंतित हैं। और यही भय और चिंता से कारण हमारे अंदर लालच और तृष्णा पैदा होता है और यहीं से भ्रष्टाचार जन्म लेती है। यहीं से सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से लोग पतित होते हैं और यहीं से हमारा समाज में अपराधों की दिन दुना रात चौगुना वृद्धि हो रही है। आज अपराधीकरण हो रहा है समाज का, समाज के लोगों का अपराधीकरण हो रहा है। तो इसके पीछे कारण, एक मूल वजह हमारा यह साइकोलॉजिकल कारण भी है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है और दूसरा कारण हमारा सामाजिक कारण है। दूसरा कारण हमारा सामाजिक कारण है। आज बहुत सारे लोगों को गलत संस्कार मिल रहा है और उनके गलत संस्कार, कुसंस्कार के कारण वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं
और आपराधिक कृत्यों में, आपराधिक कार्यों में खुद को संलिप्त कर रहे हैं। तो ये आपराधिक कार्यों में संलिप्त करने के पीछे हमारा कुसंस्कार भी है, गलत संस्कार भी है। जैसा कि आप देखते हैं कि राह चलते कुछ लोग किसी का चैन झपट लेता है, किसी का मोबाइल झपट लेता है। यह क्या है? क्या पहले से उससे कोई दुश्मनी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसकी चैन छीनी जाती है, जिसके मोबाइल झपटे जाते हैं, क्या जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है आपराधिक कृत्य, क्या उसका उस व्यक्ति से पहले से कोई दुश्मनी होती है? बिल्कुल नहीं। यह कोई दुश्मनी के परिणाम स्वरूप ऐसा घटना नहीं घटता है, कोई दुश्मनी निकालने के लिए ऐसी घटना नहीं होती है। यह एक संस्कार है, यह एक प्रकार की शिक्षा है जो उसके समाज से, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से और उसके इर्द गिर्द रहने वाले उसके दोस्त आदि से मिला है। यह दुष्टतापूर्ण या आपराधिक कृत्य करने का, चोरी करने का, छिनताई करने का, लूटने का, ये सभी उन्हें संस्कार में प्राप्त हुआ है और वही संस्कार के प्रभाव में आकर वशीभूत होकर ऐसे कृत्यों का अंजाम देते हैं। तो आपराधिक घटना के पीछे जो हमारे समाज में दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है आपराधिक घटनाएं, इसके पीछे हमारा कुसंस्कार भी है जो हमारे शिक्षा, सोसाइटी, समाज, हमारे पारिवारिक परिवेश से प्राप्त होता है। तीसरा, इसे हम सामाजिक कारणों की श्रेणी में रख सकते हैं। यह है समाज में बढ़ रहे अपराधों के सामाजिक कारण। और आज हमारे समाज में दो तरह के अपराधी हैं। एक वह प्रत्यक्ष रूप से अपराध में संलिप्त होते हैं, जो आपराधिक कृत्यों का प्रत्यक्ष रूप से अंजाम देते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो आपराधिक कृत्य करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल नहीं होते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं कि अपराधियों को समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो ये भी एक प्रकार के अपराधी के श्रेणी में ही है, जो अपराधियों के सहयोगी हैं, संरक्षक हैं, उसे सह दे रहे हैं, उसके संरक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार के आपराधिक कृत्य ही हैं। तो आज समाज में जिनका सामाजिक नैतिक पतन हो चुका है, जिनका चारित्रिक पतन हो चुका है, वो भ्रष्ट अनाचारी लोग कहे जाते हैं। और जिनका चारित्रिक पतन हो चुका है, जिनका नैतिक पतन हो चुका है, वही भ्रष्टाचार के कृत्यों को, घटनाओं को, कामों को अंजाम देते हैं, जिनका नैतिक रूप से पतन हो गया है। और कुछ लोग इन नैतिक रूप से पतित लोगों को सहयोग और समर्थन करते हैं। सवाल यह नहीं है कि अपराधी वे सिर्फ वे ही हैं जिन्होंने अपराध किया, अपराधी वे भी हैं जिन्होंने अपराधियों को सहयोग और समर्थन और सह दे रहे हैं। और अपराधी वे भी हैं जो आपराधिक कृत्यों को करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी, आज के सभी सच्चे, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ लोगों को गोलबंद होने की ज़रूरत है और आपस में मिलजुल करके समाज ऐसे असामाजिक कृत्य करने वाले, आपराधिक कृत्य करने वाले, भ्रष्टाचार के कार्यों को, भ्रष्टाचार के कृत्य करने वाले, अनाचार के कृत्य करने वाले लोगों को विरोध में आज संगठित होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। और एकजुटता के साथ साथ ऐसे कृत्यों को सर्वदा अनवरत विरोध करते रहने की ज़रूरत है। तीसरा, ये भी एक सामाजिक कारण है, कुसंस्कार जो हम समाज से लोगों को हमारे द्वारा मिल रहा है। एक तो साइकोलॉजिकल कारण था जिसका मैंने कुछ समय पूर्व अभी आप लोगों को चर्चा किया। और ये सभी बातें जो कुसंस्कार के कारण सब लोग आपराधिक कार्यों में संलिप्त होते हैं, यह है हमारा सामाजिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण है कि आजकल लोगों को व्यवस्था पर, सिस्टम पर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, और आस्था होना भी नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि अब विश्वसनीय न रह गई है। ये संस्थाएं, ये सामाजिक संस्थाएं, संगठन और सरकारी संस्थाएं और संगठन और सरकार अब विश्वसनीय हो गया है लोगों के लिए। लोगों को विश्वास इस पर नहीं रह गया है, इसलिए धीरे धीरे अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं लोग। आपराधिक कृत्यों को करने के लिए उन्मुख हो रहे हैं और फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यानी अपराध की ओर मुड़ रहे हैं। कारण यही है कि लोगों को व्यवस्था पर, सिस्टम पर
पूर्णतः विश्वास नहीं है। आप जरा देख सकते हैं कि चहुं ओर भ्रष्टाचार है। सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा लांघ चुकी है। चतुर्वर्गीय कर्मचारी से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और अधिकांश राजनेता भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और साथ ही वह भ्रष्टाचारियों का, अनाचारियों का, अपराधियों का संरक्षक बने हुए हैं, उनका सहयोग दे रहे हैं, उनका सह देते हैं। इन सब बातों से हम में से अधिकांश लोग वाकिफ़ हैं और इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज लोगों को जिस तरह से सरकारी क्षेत्र में, और यहाँ तक कि सरकारी क्षेत्र में नहीं, प्राइवेट क्षेत्र में भी और आम आवाम में के बीच भी, आम आवाम के लोगों के बीच भी भ्रष्टाचार, अनाचार, अनैतिकता व्याप्त है। इसके पीछे कारण है कि लोगों को तुच्छ स्तर के स्वार्थ सिद्धि करना जीवन का उद्देश्य बन गया है। तो आज का सिस्टम पर विश्वास है लोगों का। कहा जाता है कि आज लोकतांत्रिक शासन, लोकप्रिय जन लोकप्रिय शासन पूरे विश्व के तमाम देशों में आज स्थापित है। मार्क्स ने एक जन लोकप्रिय शासन व्यवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसका नाम था वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक साम्यवाद। मार्क्स सर्वहारा वर्ग के समर्थक थे, सर्वहारा वर्ग से विशेष सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक विचारक थे, क्योंकि उन्होंने भी गरीबी के दंश को झेला था और गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा था। उनके कई संतानें आर्थिक दंश के मार झेलने के कारण काल कलवित हो गया था। समुचित इलाज नहीं हो पाने के कारण अनेक उनके बच्चे काल कलवित हो गए थे। तो मार्क्स ने भी गरीबी के दंश को झेला था, इसलिए सर्वहारा वर्ग के प्रति उनके हृदय में, उनके मन में विशेष सहानुभूति था, विशेष अनुराग था। इसलिए उन्होंने सर्वहारा वर्ग के हित की बात की और उन्होंने सर्वहारा वर्ग के हित में यह नारा बुलंद किया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो आज भी ज़रूरत है एक नारा बुलंद करने की, जो आज मैं अपने रियल नॉलेज चैनल के माध्यम से यह एक नारा बुलंद करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि दुनिया के तमाम सत्यनिष्ठ लोग, दुनिया के तमाम ईमानदार लोग, दुनिया के तमाम कर्तव्यनिष्ठ लोग, दुनिया के तमाम निश्छल निष्कपट लोग एक हो जाओ। यदि आप एक नहीं होंगे तो ये आतताई लोग, दुराचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, करप्टेड लोग और जितने सारे तुच्छ स्तर के स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों का एक ग्रुप बन गया है और ये सभी ग्रुप आपस में मिल करके देश के धन संपदा को लूटने पर आमादा हैं और यहाँ तक कि गरीबों को पूरा शोषण करने के लिए आमादा हैं। तो फिर आज चारों ओर भ्रष्टाचार है और ज़रूरत है आज सत्यनिष्ठ लोगों को, ईमानदार लोगों को, कर्तव्यनिष्ठ लोगों को, निश्चल लोगों को, निष्कपट लोगों को एकजुट होने की। मार्क्स ने एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी। वह वर्ग विहीन समाज मूल रूप से प्राकृतिक समाज है, जहाँ पर कोई वर्ग नहीं होता है, जहाँ पर अनाचार के कृत्य बहुत कम है, आपराधिक कृत्य बहुत कम होते हैं, भ्रष्टाचार बहुत कम होते हैं। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से उन्मूलन संभव नहीं है। भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से उन्मूलन संभव नहीं है। दुनिया के हर देशों में कम और बेश भ्रष्टाचार है, लेकिन आंकड़े यह बताता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के यह रिपोर्ट बताता है कि दुनिया में भ्रष्टाचार की स्थिति हर देश में एक समान नहीं है। कहीं भ्रष्टाचार के स्तर थोड़ा ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं भ्रष्टाचार बृहद पैमाने पर है तो कहीं बहुत कम है। तो हम अपने देश में अपने प्रयास से हम चाहें तो भ्रष्टाचार को स्तर को नीचे, अत्यंत नीचे ला सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर भ्रष्टाचार को कम से कम ला सकते हैं। भ्रष्टाचार को मिनिमाइज किया जा सकता है, एकदम न्यूनतम स्तर पर लाया जाता है और दुनिया के अच्छे देशों के सूची लिस्टी में टॉप मोस्ट पर रखा जा सकता है। तो यह कृत्य हम अपने प्रयासों से कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग अपने स्तर से और तमाम चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक अपनी भूमिका का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करें। आज अपराधियों का एक वर्ग बन गया है, हर जगह एक समूह बन गया है और मिलजुल करके एकजुट होकर के आपराधिक कृत्यों का अंजाम देते हैं और
वो अच्छे लोगों का भी मिलजुल करके विरोध करते हैं। अगर आप किसी बुरे आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो लोग एक सभी अपराधी कृत्य करने वाले, सभी नैतिक रूप से पतित लोग एकजुट होकर के आपका विरोध करते हैं। तो कहा जाता है कि आज लोकतंत्र, लोकप्रिय शासन तंत्र दुनिया में स्थापित है। पूरे दुनिया में आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र के बुनियादी वसूल है बहुमत की सरकार, बहुमत का शासन, बहुमत द्वारा निर्वाचित लोगों का शासन, बहुमत द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शासन। यह है लोकतंत्र के बुनियादी वसूल, लोकतंत्र के सिद्धांत। आज आप देख सकते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से आप क्या देखते हैं, यहाँ लोकतंत्र की जो बुनियादी वसूल है उसका गला घोटा जा रहा है। आज लोकतंत्र एक मजाक और विडंबना सा बन गया है। आप देखिए, उदाहरण आपके सामने है, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। आप इस सच्चाई को फेस भी किए होंगे, करते हैं कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में 100 वोटरों की अगर संख्या हो, मान लिया जाए, तो उसमें विजेता वह घोषित होता है जो सर्वाधिक मत लाता है। बात बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, लेकिन उसका मत प्रतिशत क्या होता है? कुल मतदाता के 30%, 20%, 35%, 40%। तो क्या यह बहुमत की विजय हुई? आप जरा सोचिए, यह बहुमत की विजय है। बहुमत का विजय का मतलब है कि कुल मतदाता से 50% से ज़्यादा मत लाना। अगर आप ऐसा नहीं लाते हैं तो आप बहुमत का विजय नहीं माना जाएगा। अगर आप 100 में 30 वोट ला करके विजित होते हैं, 35 वोट ला करके विजित होते हैं, तो यह बहुमत का विजय नहीं होगा। बहुमत का विजय का मतलब है 100 में 50 से अधिक वोट लाने वाला ही बहुमत है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से क्या होता है? आज के चुनावी परिप्रेक्ष्य में, चुनावी संदर्भ में हम बात करते हैं तो आज बहुमत की चुनाव तो हो नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि वे चुने जाते हैं जिन्हें 100 में से 30-40 वोट लाते हैं, यानी 50 से अधिक वोट लाने वाले लोग नहीं होते हैं। तो यह बहुमत द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं माने जाएंगे व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन फिर भी सरकार का गठन करते हैं। ये जन लोकप्रिय नेता नहीं होते हैं। जन लोकप्रिय नेता वो हो सकता है जिसका 50% से ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हो। तो आज लोकतंत्र पर भी लोगों की गहरी आस्था नहीं है। आज गहरी आस्था यदि होती तो फिर भ्रष्टाचार के काम में लोग संलिप्त नहीं होते, आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित नहीं होते, और आपराधिक कृत्यों में इस तरह इस हद तक बढ़ोतरी नहीं होती। आज न्यायपालिका पर भी लोगों का विश्वास नहीं है, अटूट आस्था नहीं है, क्योंकि इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि बहुत सारे निर्दोष लोग भी हवालात में हैं, जेल खानों में हैं, और बहुत सारे लोगों पर झूठी मुकदमा करके फंसा दिया जाता है और वे जेल में जाते हैं। ये सत्य है, सच्चाई भी है। तो और जहाँ तक न्याय की बात है तो एकदम न्यूनतम सजा वाला केसेस में न्याय मिलने में 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल लग जाता है। न्यूनतम सजा वाला केसेस में न्याय मिलने में 20-20 साल, 25-25 साल मिल जाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी तो मुजरिम बच भी जाता है 25 साल केस लड़ने के बाद, अगर समुचित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ऐसा व्यवस्था सिस्टम है जिसके कारण आज न्यायपालिका पर, न्याय पर भी लोगों को अटूट आस्था और गहरी आस्था नहीं रही है। तथ्य है, तथ्य तो तथ्य ही रहेगा, आप इसे छिपा नहीं सकते हैं। तो इस पर से लोगों की आस्था धीरे धीरे कम होते जा रही है। न्यायपालिका पर भी आस्था कम होते जा रहा है। आज न्याय बहुत देर से मिलने के प्रचलन है। कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, अर्थात देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता है। तो लोगों की आस्था धीरे धीरे इस सिस्टम पर से उठते रहा है, टूटते रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे अपराध की ओर लोग उन्मुख हो रहे हैं, अनाचार की ओर उन्मुख हो रहे हैं और आपराधिक कृत्यों का अंजाम दे रहे हैं। तो ये है हमारा सामाजिक कारण, नैतिकता के पतन का, भ्रष्टाचार का, अपराध में हो रही बढ़ोतरी का। और इस तरह से हमारा यह सामाजिक कारण है। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग, जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि एक वर्ग विहीन समाज में असामाजिक कृत्यों का, अपराधों का, भ्रष्टाचार का, अनाचार की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर
लाया जा सकता है, मिनिमाइज्ड किया जा सकता है और न्यूनतम किया जा सकता है, यहाँ तक कि कम भी किया जा सकता है। वो वर्ग विहीन समाज प्राकृतिक समाज होता है। वह प्रकृति समाज में कोई वर्ग नहीं होता है, वह प्रकृति के नियमों पर गठित और संचालित होता है समाज। वहाँ किसी प्रकार का वर्ग नहीं होता है प्राकृतिक समाज में। आज के समय में वर्ग का गठन कुछ तुच्छ स्तर के, कुछ तुच्छ किस्म के स्वार्थ के पूर्ति के लिए किया जा रहा है। और आज एक नया ट्रेंड चल गया सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ कुछ लोग अपने तुच्छ स्तर के, तुच्छ किस्म के स्वार्थ के पूर्ति के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और लोगों को शामिल करते हैं। अगर उसी में कोई ऐसे आदमी के भूल चूक से सम्मिलित हो जाता है जो सत्यनिष्ठ, ईमानदार और अच्छे बातों को लोगों के सामने रखता हो, जो जनहित में हो, तो लोग उससे चिढ़ते भी हैं। तो एक तुच्छ स्तर के स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग ग्रुप बना करके दुनिया के लोगों के सामने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं, एक ग्रुप बनाया जाता है। तो ये है बहुत सारे कारण, सामाजिक कारण। आज हमारे समाज में वर्ग विहीन समाज की जो परिकल्पना की गई थी मार्क्स द्वारा, अपने आप में एक अनूठा सिद्धांत था, अनूठा सिद्धांत है, जो रूस के क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया गया था, जो रूस के क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार किया था। और उसी मार्क्स और हर्जेन, जिसके कारण अपने उन्मुक्त विचारों के कारण, स्वतंत्र विचारों के कारण और उनके द्वारा प्रतिपादित लेखों, रचनाओं और सब तमाम रचनाओं और उनके विचारों और सिद्धांतों जो उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था के कारण उन्हें दर दर इधर से उधर भागना पड़ा था, देश से निष्कासित होना पड़ा था। तो आज के समय में भी अगर आप समाज हित में कोई कार्य कर रहे हैं और नैतिक रूप से पतित लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो आपको उन परेशानियों का, कठिनाइयों का हमेशा सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके लिए आपको कमर कस के तैयार रहना होगा, तब रहना होगा। यहाँ तक कि आप पर मुकदमे भी हो सकते हैं, झूठे केस भी लादे जा सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनैतिक कार्यों के खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहने की ज़रूरत है। और रियल नॉलेज चैनल यूट्यूब का रियल नॉलेज चैनल पर मैं हमेशा कुछ न कुछ चर्चा लेकर के उपस्थित होता रहूँगा, रियल नॉलेज चैनल को, मिशन को ध्यान में रखते हुए। और यह एक मार्स की भांति यहाँ हम एक नारा बुलंद करना चाहता हूँ कि दुनिया के तमाम सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, निश्चल, निष्कपट लोग, ईमानदार लोग एक हो जाओ और एक हो करके आतताई वर्ग के विरोध और उसके साथ उसके आतताई लोगों के, उनके कृतियों को विरोध करने की ज़रूरत है। और शुरुआती दिनों में बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, लोगों का समर्थन नहीं मिलता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा संघर्ष, अनवरत संघर्षरत रहने की ज़रूरत है हम सभी ईमानदार, निश्चल लोगों को। और इस घटना के लिए इस बात को विशेष रूप से हम आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने के लिए कि हमें विचलित किसी भी सूरत में नहीं होने की ज़रूरत है। एक प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के आज मैं यहाँ आप लोगों के समझ आया हूँ, और वह प्रेरणादायक प्रसंग जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, वह यह है कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान के खोज में घर छोड़ करके, अपना सारा राजपाट, सुख सुविधा को त्याग करके जब संन्यास ले चुके थे, संन्यास ग्रहण कर चुके थे और ज्ञान के खोज में घर छोड़कर जब बाहर निकले, तो उन्हें अनेक कठिनाइयों, अनेक दिक्कतों, परेशानियों का सामना करना पड़ा, घोर तपस्या करनी पड़ी, अनेक ऋषि मुनि ज्ञानियों से मिले, लेकिन उसको उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली। वह लगभग निराश हो गए, घोर निराशा के भाव में फंस गए और वे पुनः अपने घर लौट जाने का निर्णय किया और वो घर की ओर मार्च किए। लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें एक अजूबा दृश्य देखने को मिला,
वह यह था कि एक गिलहरी जिसके 2 बच्चे एक झील में डूब गया था, और महात्मा बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे, उस झील के पास से गुजर रहे थे, और वे सारा दृश्य को अपने आंखों से देख रहे थे। जब गिलहरी के बच्चे उस झील में जब डूब गया तो गिलहरी कुछ देर तक शांत बैठा रहा। पुनः वह गिलहरी उस झील में जा करके अपना शरीर डुबो करके भिगोने लगी, और फिर वह झील से बाहर निकलकर फिर अपना शरीर को जल को झाड़ देती थी, और यह क्रिया वह बार बार कर रही थी। महात्मा बुद्ध को यह गिलहरी की मूर्खतापूर्ण प्रयास को देख करके थोड़ा सा अचंभा भी हुआ। वह सोचने लगे कि यह क्या गिलहरी अपने इस प्रयास में सफल हो पाएगी, क्या वह झील को सुखा पाएगी। लेकिन वह लगातार इस दृश्य को देख रहे थे, अनवरत वह गिलहरी इस काम को कर रही थी। घंटों देर तक गिलहरी बार बार जाती, उस झील में अपने शरीर को डुबोती, फिर बाहर आकर जल को झाड़ती, और यह क्रिया अनवरत कर रही थी। अब महात्मा बुद्ध को यह विश्वास हुआ कि एक छोटी सी गिलहरी जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, और यह तय है कि यह इस झील को नहीं सुखा सकती, लेकिन गिलहरी की भावना को उन्होंने समझा, और वह समझ गए कि गिलहरी क्या कह रही है। उन्होंने समझा कि गिलहरी शायद यह कह रही है कि यह तो मुझे नहीं मालूम कि यह झील को मैं सुखा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन यह झील मेरे बच्चे को खा गया है, इसलिए हम अपने अनवरत अंतिम सांस तक दृढ़ रूप से संकल्पबद्ध होकर के अपने प्रयास जारी रखूंगा, मरने से पूर्व तक। और यह महात्मा बुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा बन गया, और फिर वहाँ से पुनः घर लौट जाने के विचार को त्याग करके आत्मज्ञान की खोज में पुनः लीन हो गए। तदनुपरांत कठोर तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान मिला। तो आज परिस्थिति भले ही आपके विपरीत हो, सत्य मार्ग पर चलने वाले लोगों को साथ देने वाले लोग नहीं मिलते हैं शुरुआती दिनों में, लेकिन सत्य की नैया डगमगाते रहती है लेकिन डूबती नहीं है। तो यह एक प्रेरणादायक प्रसंग मैं आज इसलिए लेकर के आया हूँ कि आज हमें मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने की जरूरत है, जो निश्चल निष्कपट ईमानदार लोगों की एक समाज है, जहाँ वर्ग है ही नहीं लेकिन समाज जरूर है, समाज है और वर्ग नहीं है। तो यह निश्चल लोगों का द्वारा का जो समाज है, आज ऐसी समाज की जो प्राकृतिक समाज है, नेचुरल समाज है, बाय प्रोडक्ट है, इसी समाज के अस्तित्व को कायम रखने में हम सबको अपनी योगदान देने की ज़रूरत है, और इसके लिए हम सबको अपने स्तर से कोई न कोई प्रयास करने की ज़रूरत है। आज रियल नॉलेज चैनल का उद्देश्य, इसी उद्देश्य से आज रियल नॉलेज चैनल स्थापित किया गया है, और रियल नॉलेज चैनल पर हमेशा कोई न कोई संभाषण और कोई चर्चा में लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा। और जहाँ तक भ्रष्टाचार के कारणों की जब बात है, तो मैंने भ्रष्टाचार के 3 प्रमुख कारण बताया है, 2 प्रमुख कारण बताया है, जिसमें है एक साइकोलॉजिकरण जिसके मैंने चर्चा अभी किया, और दूसरा सामाजिक कारण। तो फिर इन दोनों कारणों के बुनियादी वजह क्या है, यह इसकी चर्चा में ही निहित है। गंभीरता से सोचने पर हम इसको समझ पाएंगे। तो हमें आज इनके बुनियादी कारणों को तलाश करने की ज़रूरत है, और इस चर्चा में हमने इन भ्रष्टाचार, अनाचार, नैतिकता और अपराधीकरण के कारणों को मैंने यहाँ पर समीक्षा किया, विश्लेषण किया, प्रस्तुत किया, और इसी विश्लेषण समीक्षा के तह में जा करके हम भ्रष्टाचार को, अनाचार को, नैतिकता को, नैतिक रूप से पतित लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, और समाज से भ्रष्टाचार, अनाचार को हम मिनिमाइज्ड, न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। और आज मैं अपनी चर्चा का यहीं विराम देता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी दर्शकों को
यदि यह चर्चा मेरा चर्चा यदि अच्छी लगती हो तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।